दोस्तों एक टाइम था जब पेटीएम डिजिटल पेमेंट का चेहरा बन चुका था। लोग ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ही पेटीएम करना समझने लगे थे। और फिर 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी के बाद पेटीएम भारतीय डिजिटल पेमेंट के मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर बन गया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ने पेटीएम को इस इंडस्ट्री का किंग बना दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने पेटीएम के डाउनफॉल की नींव रखी और क्यों आज ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स की आंखों में खटक रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको पेटीएम के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी बताएंगे। पेटीएम करो। तो दोस्तों 22 फरवरी 2022 को साउथ दिल्ली की डीसीपी बेनीता मैरी जैकर की कार को एक तेजी से आती लैंड रोवर ने टक्कर मार दी। दिल्ली पुलिस ने उस इंसान को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में वो बेल पर छोड़ दिए गए। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा थे। यूपी के अलीगढ़ में जन्मे विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन उनका सपना एक ऐसी कंपनी बनाने का था जिसे पूरी दुनिया में पहचान मिले। साल 2000 में विजय ने 197 कम्युनिकेशंस नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और इसी के अंडर ही पेटीएम भी आता है। पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल को साल 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसमें विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अब शुरुआत में ये एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसको बाद में डेटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल्स के लिए भी एक्सपेंड कर दिया गया। इसके बाद 2014 में पेटीएम वॉलेट के लॉन्च होने के बाद से भारत में डिजिटल पेमेंट का एक इजी और कन्वीनियंट मेथड आ गया, जिससे पेटीएम का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि पेटीएम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए चाइना की अलीबाबा ग्रुप, वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे और रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। हालांकि 8 नवंबर 2016 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की, तो पेटीएम भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एकमात्र एस्टेब्लिश प्लेयर था। अब यहाँ पेटीएम के ऑफिशियल्स ने सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचा और अगले ही दिन देश के सारे न्यूज़पेपर में प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ अपनी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा दी, जिसमें पेटीएम ने भारत को डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया था। लेकिन ये स्ट्रैटेजी पेटीएम पर ही बैकफायर कर गई। एक्चुअली अपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि नोटबंदी की मदद से बीजेपी ने पेटीएम को फायदा पहुंचाया है और पेटीएम को सारे सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि पेटीएम ने इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मौके का फायदा उठाने पर कंसंट्रेट किया, और यही वजह थी कि महज एक महीने के अंदर ही पेटीएम के यूजर 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ पहुंच गए थे। साल 2015 में पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक की भी शुरुआत की, जो कि आज के समय में उनका एकमात्र प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 2017 में इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल गया और पेटीएम का यूजर बेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। हालांकि 2018 में कुछ केवाईसी दिक्कतों की वजह से इनके नए अकाउंट ओपनिंग पर रोक लगा दिया गया था, पर अगले ही साल इन्हें दोबारा से आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल मिल गया। हालांकि आगे चलकर 2022 में भी पेटीएम पेमेंट बैंक और आरबीआई के बीच कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली, पर तमाम बैन के बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक काफी सक्सेसफुल रहा और इसने पेटीएम की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अब आगे समय बीतता गया और डिजिटल पेमेंट के मार्केट में नए नए प्लेयर्स एंटर होते गए, लेकिन इसी बीच पेटीएम एक ऐसी गलती कर गया जिसने उसके अच्छे खासे बिजनेस को हिला कर रख दिया। एक्चुअली एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया था, जिसकी मदद से बैंक टू बैंक पेमेंट भेजना आसान हो गया और पेटीएम जिस वॉलेट मोड पर चलता था उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। हालांकि पेटीएम ने इतनी जल्दी यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं किया और यही वजह थी कि उसके ज्यादातर यूजर्स गूगल पे और फोन पे पर चले गए। हालांकि बाद में पेटीएम ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई को ऐड तो किया, पर जब तक पेटीएम को अपनी गलती रियलाइज होती तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ से पेटीएम का यूजर बेस कम होने लगा और उनका मार्केट शेयर भी घटता चला गया। अब साल था 2021 का, जब 8 नवंबर को पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आती है। इसकी मदद से वो $20 बिलियन की वैल्यूएशन पर $2.3 बिलियन राइज करते हैं, यानी कि करीब 18,300 करोड़ रुपए। ये कोल इंडिया के बाद से भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था और पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2150 रुपए रखी गई थी। विजय शेखर शर्मा ने कहा था कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर की प्राइस काफी कम रखी है, पर एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये काफी ज्यादा है। पेटीएम का आईपीओ मार्केट में बहुत हाइप लेकर आया और लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड दिखाई दिए। यहाँ तक कि ग्रे मार्केट में भी पेटीएम का शेयर 20% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। वैसे हम आपको बता दें कि ग्रे मार्केट एक ऐसा अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ ऑफिशियल ट्रेडिंग से पहले शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। और दोस्तों पेटीएम के शेयर को तो ग्रे मार्केट पर लोग 20% ज्यादा प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार थे, पर 18 नवंबर 2021 को जब पेटीएम स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ तो दिन के अंत तक इसके शेयर की प्राइस सिर्फ 1560 रुपए रह गई। और दोस्तों फिलहाल आज के टाइम पर पेटीएम का शेयर 620 रुपए के करीब है, जो कि 2150 की इशू प्राइस से करीब 71% नीचे है। आगे वीडियो में हम उन रीजंस के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से पेटीएम जैसे बड़े फिनटेक कंपनी का भी आईपीओ फेल हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने बिजनेस या लाइफ में फेल नहीं होना चाहते तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ
हाउ टू बिकम अ लीडर और बिजनेस सीक्रेट जैसे ऑडियो बुक्स को जरूर सुनिएगा। ये और ऐसे ही हजारों ऑडियो बुक्स आपको इंडिया लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कुकू FM पर मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी बुक्स को सुन सकते हैं। और हाँ, कुकू FM से बात करके हमने आपके लिए फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी कराया है। बस LH50 कूपन कोड का यूज करना है और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको 49 रुपए में मिल जाएगा। इस ऑफर का फायदा आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उठा सकते हैं। हालांकि चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से पेटीएम का IPO इतनी बुरी तरह से फेल हो गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेटीएम के IPO लाने के फैसले में कोई भी गलती नहीं थी। 2021 में लगभग 65 कंपनीज अपना IPO लेकर आई थी और ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पर दो ऐसी कंपनीज थी जिनका IPO बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, पहली पेटीएम और दूसरी कारट्रेड। बेसिकली दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनीज थी और दोनों ने हाई वैल्यूएशन पर अपने IPO लाए थे। पेटीएम ने $20 बिलियन की वैल्यूएशन रखी थी, जो कि उस समय करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी, जबकि पेटीएम का रेवेन्यू महज 3300 करोड़ रुपए का ही था। अब दोस्तों, एक कंपनी के शेयर का प्राइस और उसकी अर्निंग के रेशियो को प्राइस टू अर्निंग रेशियो या PE रेशियो कहते हैं। अब क्योंकि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते और ऐसी कंडीशन में हमें इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालना होगा, जो कि पेटीएम के केस में 35 आता है। मतलब हम सिंपली समझें तो इस कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट कराने के लिए हर साल 400% के रिटर्न देने होंगे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों, ग्लोबल स्टैंडर्ड पर देखें तो $20 बिलियन के लगभग की वैल्यूएशन वो कंपनीज मांगती हैं जिनका रेवेन्यू पेटीएम से कम 9 गुना ज्यादा होता है। लेकिन पेटीएम कम रेवेन्यू के बावजूद हाई वैल्यूएशन के लिए गई, जो कि पहले ही दिन से अपने इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा था। हालांकि पेटीएम का वैल्यूएशन ही इसके IPO के फेलियर का एकमात्र कारण नहीं था। बेसिकली प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के लिए फंडिंग का गेम बहुत अलग अलग चलता है। प्राइवेट कंपनीज फंडिंग काफी आसानी से हासिल कर लेती हैं और अपनी वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती हैं, पर पब्लिक बनने के लिए उन्हें अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना होता है। उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि उनके पास एक अच्छी टीम और एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। लेकिन इसकी कमी पेटीएम के साथ साफ नजर आती है। इस कंपनी का ना कोई ठोस बिजनेस मॉडल है, न प्रॉफिट्स है और न ही प्रॉफिटेबल होने का कोई सॉलिड प्लान। आज के समय में पेटीएम हर एक फाइनेंशियल फील्ड में घुसना चाहती है, पर इनके पास किसी भी चीज में प्रॉपर एक्सपर्टीज नहीं है। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म को तो ऑल इन वन ऐप बना दिया है, जहां पर आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट, UPI ट्रांसफर, पॉलिसी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, गेम खेलना, मूवीज, बस और इवेंट की टिकट्स बुक करने जैसा कोई भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि पेटीएम का इंटरफेस इतना कंफ्यूजिंग हो चुका है कि यूजर्स इसके प्लेटफॉर्म पर आना पसंद ही नहीं करते। पेटीएम तो कई सारे बिजनेसेस में घुस चुका है, लेकिन इसके सिर्फ 2 बिजनेसेस ही सक्सेसफुल हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम फास्टैग। अपने पेमेंट बैंक में पेटीएम ने लगातार RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखा है, जिसके कारण उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा है। पर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक इस कंपनी को लगातार प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। इसके अलावा पेटीएम फास्टैग, जो पेटीएम बैंक के ही अंडर आता है, वो भारत के फास्टैग मार्केट में 28.2% का शेयर रखता है। हालांकि इन दोनों के बाद पेटीएम के पास ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि उनके लिए प्रॉफिट्स लेकर आ रहा हो। इसीलिए यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पेटीएम बनाना क्या चाहता है। अब इस सवाल पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा कहते हैं कि उनका लक्ष्य एक ऐसे बिजनेस मॉडल को बनाने का है जिसमें वो एक बिजनेस से कस्टमर को एक्वायर करे और उसे अपने दूसरे बिजनेस की ओर ले जाकर उनसे भी पैसे कमाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कस्टमर पेटीएम का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम फास्टैग और पेटीएम फर्स्ट गेम जैसी दूसरी सर्विस पर भी ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन विजय शेखर शर्मा का ये मास्टर प्लान इन्वेस्टर्स की समझ से बाहर है और इसीलिए वो उन्हें सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। अब बिजनेस के मामले में तो पेटीएम फेल हो ही रहा है, पर अब तो इसकी किस्मत भी इससे मुंह मोड़ती नजर आ रही है। एक्चुअली पेटीएम के पास दूसरे फिनटेक स्टार्टअप के कंपैरिजन में एक ही एडवांटेज था और वो था उनका वास्ट यूजर डेटा, जिससे वो मार्केट में लीड ले सकते थे। पर 2021 में RBI के अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इनिशिएटिव ने पेटीएम से ये भी छीन लिया। इस इनिशिएटिव के तहत भारत के सारे फिनटेक स्टार्टअप्स एक दूसरे के यूजर डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर पेटीएम को पता है कि उनका कस्टमर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, तो फिर उनका ये डेटा फोन पे, गूगल पे और दूसरे फिनटेक एप्स के पास भी होगा। और दोस्तों, इसी के कारण पेटीएम के हाथ से रेवेन्यू जनरेट करने का एक और तरीका छिन चुका है। मगर फिर भी आप अगर नोटिस करेंगे तो पेटीएम लगातार एक्सपेंड कर रहा है और नए नए बिजनेसेस में हाथ आजमाता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी कंपनीज का मेन फोकस प्रॉफिट कमाने पर नहीं, बल्कि कस्टमर का बिहेवियर चेंज करने पर होता है। पेटीएम आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करने पर रिवॉर्ड और कैशबैक इसलिए देता है जिससे आपको उनके प्लेटफॉर्म की आदत लग जाए और आप इनके इकोसिस्टम में ही फंस कर रह जाओ। हालांकि फिलहाल तक तो पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल को सक्सेस तक पहुंचाने में नाकाम रहा है, लेकिन आखिर में सवाल उठता है कि पेटीएम को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने लॉसेस को कम कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पेटीएम को एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना होगा जिनमें उनके टारगेट्स और गोल क्लियर हों। इससे वो इन्वेस्टर्स के बीच भरोसा कायम रख पाएंगे और उनके शेयर्स की प्राइस और नीचे नहीं आएगी।
पेटीएम को ये समझना होगा कि भारतीय इंटरनेट यूजर्स को सारी सर्विसेज एक जगह पर नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उन्हें हर सर्विस फास्ट एंड एफिशिएंट तरीके से मिले। लाइक अगर वो मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो बिना किसी रुकावट के हो जाए। कहने का मतलब यह है कि पेटीएम को 50 सर्विस शुरू करने पर फोकस न करते हुए सिर्फ उन सर्विसेज को ही प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि उनकी एक्सपर्टीज हो। इससे पेटीएम का यूजर इंटरफेस भी काफी इम्प्रूव होगा और अल्टीमेटली लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आना पसंद करेंगे। होपफुली आने वाले समय में पेटीएम प्रॉफिटेबल बनेगा और अपने इन्वेस्टर्स को हुए लॉस को प्रॉफिट में बदलेगा। वैसे पेटीएम को वापसी के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।